Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 16th May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about Aditya L1 mission of ISRO and recently seen biggest solar flare. ये क्या होता है सोलर फ्लेयर और उसमें आदित्य एल1 का क्या रोल रहा है उसको हम लोग देखेंगे विथ हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल. So this article is important from our syllabus GS paper 1 important geophysical phenomena perspective से and GS paper 3 का ओवरऑल साइंस एंड टेक में इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है. पहले थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सन. सन को अगर देखा जाए तो उसको चार पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन एंड देन द एटमॉस्फेयर अराउंड द सन. सन का अगर ओवरऑल कॉम्पोजिशन देखा जाए तो इसमें 74% हाइड्रोजन है, 24% हीलियम है. तो 98% तक तो हाइड्रोजन और हीलियम है और 1% के आसपास इसके अंदर ऑक्सीजन है एंड रिमेनिंग 1% में थोड़ा बहुत आयरन, निकल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर ये सब है. तो ये हो गया ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ द सन. सो यू कैन से कि मेनली इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. उसमें भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है. अब सन को जैसे मैंने आपको बताया तीन पार्ट में उसके जो मेन बॉडी है उसको डिवाइड किया जा सकता है. कोर, रेडिएशन जोन एंड कन्वेक्शन जोन. रेडिएशन जोन बीच वाला जोन होता है और कन्वेक्शन जोन आउटर जोन होता है. फिर उसके बाहर सन का एटमॉस्फेयर होता है जहां पे सोलर विंड्स बहते हैं. कोर अगर देखा जाए तो वहां पे हाइड्रोजन और हीलियम आपस में वो रिएक्ट करते रहते हैं, कंबाइन करते रहते हैं, फ्यूजन रिएक्शन करते हैं, जहां से फिर मेन एनर्जी प्रोड्यूस होती है सन के लिए. तो दिस इज द एरिया, कोर एरिया, जहां पे एक्सट्रीमली हाई प्रेशर है एंड एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है. टेम्परेचर इज समवेयर क्लोज टू 5200 डिग्री सेल्सियस. और इतने हाई प्रेशर में, प्रेशर इसलिए क्योंकि इतना सारा मास इसके ऊपर दबाव दे रहा है, और टेम्परेचर अप टू 52 डिग्री सेल्सियस क्योंकि इनर एरिया में हाइड्रोजन और हीलियम आपस में फ्यूजन रिएक्शन कर रहे हैं. आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस दो तरीके के होते हैं, फ्यूजन एंड फिजन. फिजन रिएक्शन होता है इन अ बिगर न्यूक्लियस व्हेन इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट, एंड फिजन रिएक्शन होता है व्हेन स्मॉलर न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन और हीलियम फ्यूजेज इनटू ईच अदर. इन दैट प्रोसेस आल्सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. तो सन के कोर में फ्यूजन रिएक्शन चलता रहता है. हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के हीलियम बनाते हैं, हाइड्रोजन हीलियम के साथ भी फ्यूज होते हैं, जिस कारण से हीट एंड लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है. सन का अगर कोर वाला पार्ट देखा जाए तो उसके ओवरऑल रेडियस का 20% के आसपास कोर वाला पार्ट का रेडियस है. फिर दूसरे नंबर पे आता है, बीच में है रेडिएशन जोन. रेडिएशन जोन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोर एरिया से जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो इस एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में मूव करती है. मेनली एनर्जी रिलीज हो रही है कोर एरिया में और फिर इस एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में वो एनर्जी आगे मूव कर रही है. और ये वाला जो रेडिएटिव जोन है या रेडिएशन जोन है, ये 0.2 रेडियस से लेकर के 0.7 रेडियस तक वैरी करता है. मतलब 0 से लेकर के 0.2 तक कोर है, 0.2 से लेकर के 0.7 तक रेडिएशन है, और 0.7 से लेकर के कंप्लीट 1 तक आप कह सकते हैं आउटर मोस्ट जोन है जो कन्वेक्शन जोन है. कन्वेक्शन जोन में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत हॉट गैसेज आपस में मिक्स होते रहते हैं. यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सेमी मोल्टन स्टेट में मटेरियल रहता है सन का. The inner part is yet solid because of intense pressure. Despite such a high temperature, it remains solid because of such a high temperature, such a high pressure. तो बीच में थोड़ा बहुत गैस आपस में मर्ज कर रहे हैं और बहुत सारा पार्ट सॉलिड भी है बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर. फिर बीच में एनर्जी रेडिएशन होती है, इसीलिए इसको कहा गया रेडिएशन जोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्मेट में. और बाहर वाला जो एरिया है वो सेमी मोल्टेन स्टेट में रहता है और यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट्स चलते रहते हैं. जैसे अर्थ के अंदर आपको पता होगा जो मैग्मा होता है,
मेंटल रीजन में, मैग्मा के अंदर कन्वेक्स मेंटल रीजन में जो कन्वेक्शनल करंट्स फ्लो करते हैं ऑफ मैग्मा, उसी तरीके का मोर और लेस कन्वेक्शन जोन है सन का आउटर मोस्ट एरिया। तो सन का कोर, रेडिएशन जोन एंड कन्वेक्शन जोन। और फिर सन का एटमॉस्फेयर। सन के एटमॉस्फेयर को तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। सन के एटमॉस्फेयर का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको कहा जाता है कोरोना। कोरोना रीजन में आप देखोगे कि ज्यादातर प्लाज्मा पाया जाता है। वैसे तो तीनों में ही प्लाज्मा है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना में। प्लाज्मा क्या होता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसियस पार्टिकल्स। तो गैस है बट उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं। क्यों इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं? क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में गैसियस पार्टिकल्स ब्रेक हो जाते हैं। दे ब्रेक इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है सन का स्ट्रक्चर, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन एंड देन सन्स एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इंक्लूड्स फोटोस्फेयर जो फर्स्ट लेयर है, फिर क्रोमोस्फेयर एंड देन कोरोना। कोरोना इज द आउटर मोस्ट एटमोस्फेरिक लेयर ऑफ द सन, जहां पे प्लाज्मा होता है, मेनली इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस का लेयर होता है। ये है प्लाज्मा रीजन, जो सन का कोरोना कहा जाता है, एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट पोर्शन। अब जो प्लाज्मा है, यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसियस पार्टिकल्स, कुछ प्लाज्मा होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोलर फ्लेयर्स, जैसे आग की लपटें बोलते हैं। तो ये देखिए फ्लेयर्स, थोड़े बहुत ऐसे फ्लेयर्स मूव कर रहे हैं इन द सन्स एटमॉस्फेयर। बट कुछ जो प्लाज्मा होते हैं, दे गेट सो मच एनर्जी दैट दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अदर प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ, और इनको फिर कह दिया जाता है सोलर टॉर्म्स। तो कोरोना में है प्लाज्मा, कुछ प्लाज्मा जो है यहीं मूव करके रह गए तो उनको कह दिया गया सोलर फ्लेयर्स। कुछ प्लाज्मा एक्सेसिव एनर्जी लेकर के इट मूव्स टुवर्ड्स अदर प्लैनेट्स, और उनको फिर कह दिया जाता है सोलर टॉर्म्स। सोलर स्टॉर्म्स आर मैग्नेटिक प्लाज्मा, यानी कि आयोनाइज्ड गैस इजेक्टेड फ्रॉम द सोलर सरफेस, दैट इज कोरोना, एंड ट्रैवल अप टू अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स। तो मैं बस उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक आपको चीजें समझ आ रही हैं सन के बारे में। कोर है, रेडिएटिव जोन है, कन्वेक्टिव जोन है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। कोरोना का जो कुछ हिस्सा है वहां पे सोलर फ्लेयर्स होते हैं, और कुछ हिस्सा जो है वो सोलर स्टॉर्म्स, फास्ट मूविंग सोलर विंड्स दैट रीचेज इवन अप टू द लेवल ऑफ और टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ये सारी बातें अब आपको समझ आ गई। अब रिसेंट डेवलपमेंट देखते हैं। हाल फिलहाल में वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लेयर, ये देखिए ये फ्लेयर का इमेज है, वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लेयर इन लास्ट 2 decades was witnessed, और उसी फ्लेयर से एसोसिएटेड है थोड़ा सा स्टॉर्म भी रिलीज हुआ। वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर फ्लेयर वाज विटनेस्ड इन लास्ट 2 decades। सोलर स्टॉर्म्स भी रिलीज हुए थे। वही सोलर स्टॉर्म्स रिस्पॉन्सिबल थे बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ ऑरोरा बोरियोलिस, जिसको मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में 1-2 दिनों पहले कवर किया था कि सोलर स्टॉर्म्स आते हैं और फिर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्ट होकर के पोलर एरियाज में जाते हैं। फिर पोलर एरियाज में वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज करते हैं, एक्साइट करते हैं टू द हाइयर लेवल। फिर वो वापस से इलेक्ट्रॉन अपने स्टेबल स्टेट में लौटता है तो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जिसके कारण नदर्न लाइट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, और सदर्न रीजन में होता है तो उसको कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस। तो मुद्दा यह है कि हाल फिलहाल में सन के कोरोना रीजन में कुछ एक्सेसिव एनर्जेटिक इवेंट्स हुए हैं। इस कारण से वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर फ्लेयर्स एज वेल एज सोलर स्टॉर्म्स वाज विटनेस्ड। सोलर स्टॉर्म के कारण हमें देखने को मिला ऑरोरा बोरियोलिस, और सोलर फ्लेयर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर फ्लेयर इन लास्ट 2 decades वाज ऑब्जर्व्ड। देखिए सन जो है वो 11 साल के साइकिल में चलता है। धीरे 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 उसका जो कोरोना वाला एरिया है बहुत ज़्यादा वार्म होता है, फिर ठंडा होता है। अब ठंडा मतलब ऐसा नहीं कि आई जैसा ठंडा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रिलेटिवली कम होता है। तो 11 साल की उसकी साइकिल चलती है, बहुत ज़्यादा हीटेड, फिर थोड़ा ठंडा, फिर हीटेड, फिर थोड़ा ठंडा। तो अभी हाल फिलहाल में सन इज गोइंग टू टच इट्स 11 ईयर सोलर साइकिल का पीक, और इसी कारण से सोलर फ्लेयर्स और सोलर स्टॉर्म्स रिलीज हो रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर जो ये फ्लेयर्स रिलीज हो रहे हैं या स्टॉर्म्स रिलीज हो रहे हैं वो सन के दूसरे साइड में हो रहे हैं, जो अर्थ से दूर जा रहे हैं।
ये एक अच्छी बात है। इस कारण से इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अर्थ सरफेस पे देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं तो जो सोलर स्टॉर्म्स होते हैं ये फिर अर्थ के ऊपर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ इनके कारण हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ग्रिड्स जो हैं, पावर ग्रिड्स, उसको नुकसान हो सकता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक यूपीएससी का पूछा हुआ प्रीलिम्स क्वेश्चन भी कराया था 2 दिन पहले जब मैंने ऑरोरा बोरियोलिस कराया था। ठीक है। तो मुद्दा यह है कि हाल फिलहाल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर्स एंड सोलर स्टॉर्म्स देखने को मिले हैं। और आदित्य L1 मिशन जो भारत ने सितंबर 2023 में पिछले साल लॉन्च कर दिया था सक्सेसफुली, उस आदित्य L1 मिशन ने इन सोलर फ्लेयर्स की अच्छी इमेज कैप्चर की है, अच्छा डेटा कैप्चर किया है। तो एक बार जरा फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आदित्य L1 है क्या। देखिए, आदित्य L1 मिशन जो है इसरो की सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है, यानी कि सन को ऑब्जर्व करने वाला यह मिशन है। और इसको अर्थ सरफेस से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पुट किया गया है इन एन ऑर्बिट, जिसको कहा जा रहा है L1 ऑर्बिट। L1 ऑर्बिट क्या है वो मैं अगले स्लाइड पे समझा दूंगा। बट इस L1 ऑर्बिट के कारण इसको नाम दिया गया है आदित्य L1 मिशन। तो देखिए, ये है हमारा अर्थ और ये है मान लीजिए सन। अर्थ और सन के बीच में ऐसे कम से कम 5 पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट, जहां पे अगर हम किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट को रख दें, स्पेशियल ऑब्जेक्ट को रख दें, तो उस पे ग्रेविटेशनल पुल सन का और अर्थ का एक दूसरे को काउंटर एक्ट कर देता है, नलीफाई कर देता है। उसमें से जो सबसे बढ़िया पॉइंट है वो L1 पॉइंट है। बाकी L4, L5, L2, L3 भी है। बट यहाँ पे अगर किसी भी स्पेस क्राफ्ट को हम रख दें तो कुछ हद तक ग्रेविटेशनल पुल जो है एक दूसरे का सन और अर्थ काउंटर एक्ट कर देते हैं। इस कारण से लैग्रेंज पॉइंट पे अगर हम कोई स्पेस क्राफ्ट को रखते हैं तो उसकी फ्यूल रिक्वायरमेंट काफी कम होती है। और आदित्य L1 मिशन इसरो का सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है जिसको रखा गया है एट दिस L1 पॉइंट। तो जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, वैसे वैसे ये आदित्य L1 मिशन इस पॉइंट पर रखा गया है, वो भी मूव करता है अराउंड द सन। और इस तरीके से इसको L1 पॉइंट पे रखा गया लैग्रेंज पॉइंट 1 पे, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स काउंटर एक्ट कर दें दोनों सेलेसियल बॉडीज के, सन और अर्थ के, जिस कारण से फ्यूल रिक्वायरमेंट मिनिमाइज हो जाए। यह है आदित्य L1 मिशन, इसरो का, हमारी स्पेस एजेंसी का ये सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन। आदित्य L1 में कई सारे पेलोड्स लगे हैं, मतलब इक्विपमेंट्स लगे हैं। उसमें से एस्पेक्स आप देखो, इक्विपमेंट, इसने हाल फिलहाल में जो सोलर फ्लेयर्स रिलीज हुए और सोलर स्टॉर्म्स रिलीज हुए, उनका हाई टेम्परेचर, प्लाज्मा, एनर्जेटिक, आयनिक फ्लक्स, इन सब का स्पीड रिकॉर्ड किया इसने। उसके अलावा इस पे पेलोड लगा हुआ है सोलेक्स एंड हेलियोस। These are X-ray instruments, Solex and Helios, and they have captured X-ray flares from the recent events in the corona region of the sun. उसके अलावा आदित्य L1 में लगा हुआ है एक मैग्नेटोमीटर जो सन के मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्चुएशन को रिकॉर्ड करता है। तो मैग्नेटोमीटर ऑफ आदित्य L1 हैज आल्सो डिटेक्टेड चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सन। तो आदित्य L1 हमने देख लिया, कब लॉन्च किया गया वो देख लिया, क्यों लॉन्च किया गया वो देखा, और हाल फिलहाल में हमने उसका अचीवमेंट भी देख लिया। हाल फिलहाल में जो वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर फ्लेयर्स एंड सोलर स्टॉर्म्स हुए हैं उसके बारे में डेटा कैप्चर किया आदित्य L1 ने। उससे रिलेटेड जो सोलर विंड के स्पीड हैं उसको एस्पेक्ट्स ने कैप्चर किया। एक्सरेज जो इमिशन हुए हैं, पावरफुल एक्सरे फ्लेयर्स, उसको हेलियोस एंड सोलेक्स ने कैप्चर किया, और सन के मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशन को मैग्नेटोमीटर ने कैप्चर किया। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया। इस तरीके का सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 का क्या फायदा है, उससे अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो उससे भारत को क्या क्या और फायदा हो सकता है। तो खुद के बेसिस पे आप ट्राई करें, जरूरत पड़े तो हिंट्स पढ़ें और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट साइबर क्राइम ऑन द राइज। देखिए, 2 आर्टिकल हैं। द हिंदू में ये आर्टिकल आया है, सेंटर ब्लॉक्स अबाउट 1000 स्काइप आईडीज यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स।
14 साइबर क्रिमिनल स्नैप्ड इन द स्टेट, ये असम ट्रिब्यून में आया। अगेन दोनों न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दोनों में कॉमन क्या है, साइबर क्राइम। तो इस आर्टिकल्स की इन आर्टिकल्स की मदद से लेट अस टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए इंटरनल सिक्योरिटी को मैंने 4 फेज में डिवाइड करके पढ़ाया। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंसर्जेंसी, टेररिज्म पे तो पूरा मैंने एक स्पेशल वीडियो ही डिस्कस किया। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी का एक और डोमेन हो सकता है, वो हो सकता है साइबर सिक्योरिटी। और साइबर सिक्योरिटी का मेन मकसद होता है टू प्रोटेक्ट द साइबर स्पेस ऑफ अ कंट्री। जैसे साइबर सिक्योरिटी का डेफिनेशन क्या हो सकता है, सरल सा, टेक्निक ऑफ डिफेंडिंग साइबर स्पेस ऑफ ए कंट्री विच इन्वॉल्व्स कंप्यूटर, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड ऑल। भारत के लिए साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज पर नीति आयोग इंडिया इज रैंक्ड अमंग्स्ट टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच इज अफेक्टेड बाय साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम या साइबर अटैक्स भारत के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, और अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम्स या साइबर अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, ये नीति आयोग के वेबसाइट से ही ये मैंने ये इमेज भी लिया है। भारत ही नहीं, पूरे दुनिया भर में अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम्स देखने को मिल रहे हैं। उनका नेचर, डिग्री दोनों बढ़ता जा रहा है। नए नए तरीके के साइबर क्राइम्स और नए मैग्नीट्यूड के, हाइयर मैग्नीट्यूड के साइबर क्राइम्स देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं, जो बेसिक साइबर क्राइम्स हुआ करते थे, मालवेयर, मतलब एक मलिशियस सॉफ्टवेयर डाल दिया किसी दूसरे देश के साइबर स्पेस में, उनके इंपॉर्टेंट साइबर सिस्टम्स के अंदर। मालवेयर, रैंसमवेयर में क्या होता है कि एक ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर डाल दिया जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट, पूरा साइबर अकाउंट लॉक हो जाए, हैक हो जाए, और फिर एक मैसेज आता है कि पे अस $1 million, $2 million, देन ओनली वी विल अगेन रिलीज इट, वेन देन ओनली वी विल अलाउ यू टू अगेन ऑपरेट इट बैक। तो वो होता है रैंसमवेयर। इसमें साइबर अटैक करके जो अटैकर्स हैं, साइबर अटैकर्स, वो रैंसम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो आपका सिस्टम अनलॉक लॉक कर देते हैं थ्रू सम मलिशियस सॉफ्टवेयर, और अनलॉक तभी करेंगे जब आप रैंसम पे करें। 5 ईयर ऐसा होता है कि एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम में इंटर कर जाता है बिना आपको बताए, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप से या आपके मोबाइल फोन से वो डेटा चुराएगा, इंफॉर्मेशन चुराएगा, एंड यू वोंट बी इवन अवेयर कि सम स्पाईवेयर इज वर्किंग हु इज स्टीलिंग डेटा फ्रॉम योर सिस्टम। इसका एग्जांपल है इजराइल बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है पेगासस। इजराइल बेस्ड एक साइबर सिस्टम है पेगासस। न्यूज आई कि भारत में कई सारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई सारे लोगों के मोबाइल फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर पाया गया। वायरस क्या करता है, चुपचाप से किसी भी सिस्टम में इंटर करके और किसी भी फाइल या प्रोग्राम का कॉपी बना लेता है। ट्रोजन्स, ट्रोजन्स कैसा रहता है कि ऑन द फेस ऑफ इट इट लुक्स अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, कि अपग्रेड योर माइक्रोसॉफ्ट विंडो फ्रॉम 10 to 11, समथिंग लाइक दैट। आप जैसे ही अपग्रेड बटन को क्लिक करेंगे आपका सिस्टम हैक हो जाएगा। तो वो सब होता है ट्रोजन। देख करके लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर लगता है, बट उसका पर्पस होता है साइबर अटैक करना। फिशिंग, फिशिंग वो सारे साइबर अटैक्स हैं जिसमें लोग फोन करके और आपका क्रेडिट कार्ड नंबर या पासवर्ड, ये सारी चीजें निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर ईमेल वगैरह से। देखिए, ईमेल वगैरह करके आपसे आपका पासवर्ड निकालने की कोशिश करते हैं, मैसेज करके आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। एंड विशिंग होता है वॉइस की मदद से फिशिंग। तो फोन करके, जैसे जमतारा में आपने देखा एक सीरीज आया था कि फोन कर करके वो आपसे फ्रॉड करते हैं, तो वो भी एक तरीके का साइबर अटैक ही है जिसको कहा जाता है विशिंग। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन थ्रेट्स देना, यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में जाकर के अननेसेसरी बातें लिखना, इंस्टाग्राम में जाकर के कमेंट्स में थ्रेटन करना। आजकल एक नया तरीके का अटैक भी देखने को मिल रहा है, साइबर किडनैपिंग, जहां पे कुछ लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन या इंटरनेट की मदद से किसी बच्चे को कन्विंस कर देते हैं कि तुम जाकर के छुप जाओ, और फिर वो माँ बाप को मैसेज डालते हैं कि हमने आपके बच्चे को किडनैप कर लिया, आप मुझे इतना पैसा दें तभी जाकर के हम आपके बच्चे को छोड़ेंगे। और बच्चा जबकि घर में ही छुपा रहता है, और फिर जब रैंसम का पैसा आता है तो फिर बच्चे को बोलते हैं चले जाओ तुम माँ बाप के पास। ये नए फिनोमिनाज भी देखे जा रहे हैं, नए तरह के
साइबर अटैक जिसको कहा गया साइबर किडनैपिंग। तो मुद्दा ये है कि साइबर अटैक्स का नेचर और डिग्री बढ़ता जा रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। साइबर अटैक से निपटने के लिए भारत में साइबर सिक्योरिटी की क्या क्या अरेंजमेंट्स की गई हैं वो देखते हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है। एक सेंट्रल लेवल पे इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, CERT इन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। तो किसी भी इंपॉर्टेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर मान लीजिए साइबर अटैक होता है तो सर्ट इन पहली एजेंसी होगी जो रिस्पॉन्ड करेगी। उसके अलावा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है। साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया है जो भारत के अंदर बॉट्स को डिटेक्ट करता रहता है। साइबर स्पेस के अंदर कोई बॉटनेट तो नहीं काम कर रहा, उन बॉट्स को डिटेक्ट करता है और एलिमिनेट करता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो एक कन्वेंशन है, बूडापेस्ट कन्वेंशन, टू डील विद साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम, लेकिन भारत इस बूडापेस्ट कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है। असम में अगर बात की जाए तो एक इनिशिएटिव लाई गई है, असम साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट। ये जो असम साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट है इसको लाया गया है अंडर प्रोजेक्ट मोइत्री। तो देखिए, प्रोजेक्ट मोइत्री असम सरकार की इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत असम के पुलिस स्टेशंस को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। उसी प्रोजेक्ट मोइत्री के अंतर्गत असम साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट लाया गया है जो गुवाहाटी में काहिली पारा जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहां पे इस्टेब्लिश किया गया है असम पुलिस साइबर ड्रोन। असम पुलिस साइबर ड्रोन जो है गुवाहाटी पुलिस का जो स्पेशल हेडक्वार्टर है काहिली पारा में वहां पे है। और ये असम पुलिस साइबर ड्रोन क्या करता है, एक तरीके का ऑनलाइन पेट्रोलिंग करता रहता है, मतलब ऑनलाइन चेक करता रहता है कि कहीं कोई साइबर क्राइम तो नहीं हो रहा, ऑनलाइन सर्विलेंस रखता है। ये है पर्पस ऑफ असम पुलिस साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट which is overall under project Moitri, which is a kind of online surveillance system. ये जो असम का साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट है, इट हैज बीन ब्रॉट इन असम इन लाइन विथ साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट ऑफ केरला पुलिस। अब चूंकि साइबर सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैंने सोचा कि एक बार इसका एक जगह समरी लिख करके दे देता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को जैसे कई सारे लोग चाहते हैं कि बोर्ड वर्क वापस से दिया जाना शुरू करा जाए। तो जैसे ही ये मेंस का काम खत्म होता है, मेंस का बर्डन कम होता है हमारे ऊपर से, मैं बोर्ड वर्क देने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि वीक में एक करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास भी हो जाए, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण है। अभी मेंस स्टूडेंट्स के लिए पूरा साइबर सिक्योरिटी जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार जरा रिवाइज करवा देता हूँ विथ हेल्प ऑफ दिस बोर्ड वर्क। क्या होता है साइबर सिक्योरिटी? टेक्निक ऑफ प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। साइबर अटैक्स के नए नए तरीके, मालवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ट्रोजन, फिशिंग, ऑल। वाई साइबर थ्रेट्स आर ऑन द राइज? क्यों साइबर थ्रेट्स बढ़ रहे हैं? कारण बहुत सारे हैं। हाल फिलहाल में डिजिटल पेमेंट बढ़ता जा रहा है, फोन पे, व्हाट्सएप पे। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आप आधार से लिंक कर देते हैं किसी भी पेमेंट सिस्टम को कि आधार से वेरीफाई हो जाए, तो वहां पे कोई पासवर्ड वासवर्ड की जरूरत नहीं होती है, बस थंब इंप्रेशन दीजिए, आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा। अब लोग क्या कर रहे हैं, सिलिकॉन थंब बनवा ले रहे हैं। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में कैसा है कि आपको सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन करना है और आपको पेमेंट मिल जाएगा, आपके अकाउंट से आप पैसा निकाल सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपको थंब इंप्रेशन देना होता है। अब सिलिकॉन थंब बनवा लेते हैं, मतलब आपका थंब इंप्रेशन किसी सिलिकॉन पेपर पे बनवा लिया। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में सिलिकॉन थंब की मदद से डिजिटल पेमेंट्स में साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। उसके अलावा ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज का बढ़ना, वो भी साइबर क्राइम्स को बढ़ाने के पीछे कारण है। ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज में सबसे ज्यादा जो एक आजकल फिनोमिना देखा जा रहा है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो हो सकता है कि आपसे सीधा सीधा जीएस पेपर 3 में यही पूछ ले कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सरल सा मतलब ये है कि कई सारी जो फिजिकल चीजें हैं उनको आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर देना और एक जगह कहीं सेंटर से बैठ करके मैनेज करना, उसको कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे कि आजकल आप क्या करते हैं, मोबाइल फोन से ही अपना एसी, लैपटॉप, सब कुछ मैनेज करते हैं अपने मोबाइल फोन से। ऐसा टाइम भी आ जाएगा जब लोग अपने फ्रिज को, अपने घर के लाइट्स को, वॉशिंग मशीन को, सबको मोबाइल फोन से ही मैनेज कर पाएंगे। तो बेसिकली ऑल दीज फिजिकल थिंग्स आर कनेक्टेड वाया इंटरनेट। इस कॉम्प्लेक्स वेब या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
अब ये तो चलिए घर के लेवल पे बात हो गई। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, उनके सारे जो यूनिट्स हैं वो आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, और इन्हीं को कहा गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब अगर मान लीजिए उन पे साइबर अटैक होता तो उनका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हैक हो सकता है। ऐसा ही हुआ था मुंबई के अंदर। मुंबई पावर सप्लाई पूरी तरह से शट डाउन हो गया था, क्योंकि मुंबई के जो पावर स्टेशन हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल इंटरनेट बेस्ड हो गए हैं। तो उनके ऊपर एक मालवेयर अटैक हुआ था, सैडो पैड, फ्रॉम चाइना इन द ईयर 2020, दैट लेड टू मुंबई पावर आउटेज इन द ईयर 2020। तो जैसे ही ये सब कुछ स्पेसिफिक नाम आप मेंशन करोगे, सैडो पैड, मालवेयर, तो आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा कि ये स्पेसिफिक बात हो गई। ठीक है। हेल्थ एप्स आजकल बढ़ रहे हैं, आरोग्य सेतु ऐप, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो यहाँ से भी आपके हेल्थ रिलेटेड डेटा चुराए जा सकते हैं। ये सब भी कारण है साइबर थ्रेट्स के बढ़ने के पीछे। साइबर वॉरफेयर भी देखने को मिल रहा है आजकल, चूंकि साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो एक देश दूसरे देश के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर देता है। इसके लिए एक एग्जांपल रख लेना, इजराइल ने ईरान का नतांज न्यूक्लियर साइट को हैक कर लिया था। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ साइबर वॉरफेयर। साइबर स्पायोनेज, डेटा थेफ्ट, तो इजराइल का स्पाईवेयर पिगासस, इसके ऊपर एलिगेशन है कि ये डेटा चुरा रहा है इंपॉर्टेंट कंट्री से इंक्लूडिंग इंडिया। टिकटॉक को भारत ने 2020 में इसीलिए बैन किया था क्योंकि हमने एलिगेशन लगाया था कि टिकटॉक डेटा चुरा रहा है भारत से, साइबर स्पायोनेज कर रहा है। उसके अलावा डिजिटलाइजेशन ऑफ रूरल इंडिया थ्रू डिजिटल इंडिया मिशन, या फिर भारत नेट प्रोग्राम। भारत नेट प्रोग्राम की मदद से 100 MBPS की इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड की जा रही है टू ऑल ग्राम पंचायत इन द कंट्री। अब जब हर एक ग्राम पंचायत डिजिटलाइज हो जाएगा, तो ये उनके लिए एक पॉजिटिव चीज भी है, ताकि अब वो इंटरनेट की मदद से बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, सारे इंफॉर्मेशन जो है टाइम बाउंड फैशन में अवेल कर पाएंगे, ये सब अच्छी बात है। लेकिन सारे जब ग्राम पंचायत भारत नेट प्रोग्राम के अंतर्गत इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे, तो साइबर क्राइम की भी पॉसिबिलिटी तो बढ़ जाएगी ना। तो दीज आर द रीजन बिहाइंड राइज ऑफ साइबर थ्रेट्स इन द कंट्री। बाकी स्टेप्स क्या लिए गए हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, वो तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 13I4C, साइबर स्वच्छता केंद्र, असम स्पेसिफिक साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट। साइबर सिक्योरिटी पे ये डिटेल्ड में क्वेश्चन दे रखा है मैंने, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए 15 मार्कर के लिए। हिंट्स भी मैंने दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रैट होल माइनिंग। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, रैट होल माइनिंग पे हो सकता है कि मेंस में प्रश्न पूछ ले। क्या होता है रैट होल माइनिंग? देखिए, कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे कोल बहुत लार्ज अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, बहुत स्मॉल अमाउंट में। तो उस एरिया को एकदम ट्रेडिशनल तरीके से अगर वहां पे कोल माइनिंग की गई, तो कोई बहुत इकोनॉमिक वाइबिलिटी नहीं होगी, कोई खास फायदा नहीं होगी, कोल अमाउंट ही कम है। तो वहां पे ट्रेडिशनल तरीके से माइनिंग करके फायदा नहीं। तो वहां पे फिर एक नई तरीके की माइनिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है, इसको कहा जाता है रैट होल माइनिंग, जिसमें छोटे छोटे स्पेस बनाए जाते हैं। टेक्निक जैसे कि साइड कटिंग या बॉक्स कटिंग करके वो कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसी को कहा जाता है रैट होल माइनिंग। अभी रैट होल माइनिंग में चूंकि बहुत छोटे छोटे स्पेस कट किए जाते हैं, इसी कारण से रैट होल माइनिंग में आप देखोगे कि ज्यादातर चाइल्ड लेबर इंप्लॉय किए जाते हैं, बिकॉज चिल्ड्रन कैन इजिली गेट इनटू सच होल्स एंड एक्सट्रैक्ट कोल्स। रैट होल माइनिंग आपको ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में, उसमें भी मेघालय में देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा मेघालय में ज्यादा देखने को मिलता है रैट होल माइनिंग? क्योंकि मेघालय हो गया या मणिपुर हो गया, वहां पे अगर आप कोल सीम देखोगे, ये रॉक पूरा देखो, इसमें कोल सीम देखोगे, ये रॉक के बीच में कोल काफी नैरो सीम में है, काफी कम अमाउंट में है। तो यहाँ पे फुल फ्लेजेड माइनिंग करके, ट्रेडिशनल तरीके से माइनिंग करके इकोनॉमिक तौर पे वाइबिलिटी नहीं बन पाएगी, सिंस द कोल सीम इज वेरी थिन। इसीलिए इन जगहों पे होती है रैट होल माइनिंग। बट रैट होल माइनिंग से एसोसिएटेड कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। चाइल्ड लेबर को ये प्रमोट करता है, हजार्ड होता है, क्योंकि इसमें तो साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया नहीं जाता है। तो बहुत बार क्या होता है कि लैंडस्लाइड हो जाता है, और कभी कभार बच्चे भी उसमें दब जाते हैं। तो हजार्डस सिचुएशन हो जाती है रैट होल माइनिंग के दौरान, क्योंकि इसमें कोई साइंटिफिक तरीका नहीं अपनाया जाता है। उसके अलावा रैट होल माइनिंग ऑल्सो लीड्स टू रिवर पॉल्यूशन, क्योंकि
अनसाइंटिफिक मेथड से माइनिंग की जाती है, तो काफ़ी सारा डिस्चार्ज जो निकलता है बारिश के साथ, फिर वो जाकर के पास की नदियों में मिल जाता है, लीडिंग टू रिवर पॉल्यूशन। रैट होल माइनिंग से एक स्पेशल तरीके का एसिड रिलीज होता है, इसका नाम है फेरस सल्फाइड। ये जो फेरस सल्फाइड है, ये रेन वाटर के साथ मिल करके जाकर के आसपास की नदियों में मिल जाता है, और नदियों के पानी को वो एसिडिक बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है जाकर के नदियों के पानी में मिल करके। इसी कारण से रैट होल माइनिंग के कारण हम कह सकते हैं कि रिवर वाटर पॉल्यूशन भी होता है, ओवरऑल एसिड माइन डिस्चार्ज भी होता है, एसिड भी रिलीज होते हैं जो आसपास के वाटर बॉडीज में मिलते हैं, स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड। तो फेरस सल्फाइड है, वो वाटर के साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड तो कोरोसिव होता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड मान लीजिए कि रिवर में जाकर के मिल गया और रिवर के वाटर को उसने बना दिया एसिडिक। अब उस रिवर के ऊपर अगर हमने मान लीजिए कोई डैम प्रोजेक्ट लगाया है, तो डैम के जो इक्विपमेंट्स हैं स्टील के होते हैं, वो कोरोड हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक वाटर, और कोरोड हो गए तो उसके पाइप्स फट भी सकते हैं, एक्सप्लोड भी हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो उसके कारण एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो एक इस तरीके का एक्सीडेंट देखने को मिला था इन कोपिली रिवर डैम इन 2019, क्योंकि ये है मेघालय एरिया। मेघालय में मैंने कहा कि ज़्यादातर होती है रैट होल माइनिंग, और मेघालय से एसिड माइन डिस्चार्ज होकर के लगातार कोपली रिवर में मिल रहा था, और कोपली रिवर इस कारण से एसिडिक हो गई, और यही कारण है कि कोपली रिवर के ऊपर जो डैम प्रोजेक्ट है वो एक्सप्लोड कर गया। 4% पीपल हैड डाइड इन कोपली डैम एक्सीडेंट इन 2019। तो दिस इज अ good example that you must keep in mind in order to argue कि how rat hole mining can lead to industrial disasters। तो ये नेचुरल या ज्योग्राफिकल डिजास्टर्स, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, रिवर वाटर पॉल्यूशन एंड चाइल्ड लेबर, ये सारी समस्याओं को देखते हुए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, जो इन्वायरमेंट रिलेटेड सारे इश्यूज को टैकल करता है, इसने रैट होल माइनिंग को 2014 में बैन कर दिया, कंप्लीट बैन, इन्वायरमेंटल डैमेजेस को देखते हुए, चाइल्ड लेबर को देखते हुए। बट चूंकि इन एरियाज में मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, एक तो पॉवर्टी ज़्यादा है, प्लस यहाँ पे रैट होल माइनिंग एक इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरह या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की तरह इमर्ज हुआ है। इसी कारण से यहाँ की सरकारें नहीं चाहती कि रैट होल माइनिंग बैन हो। इनफैक्ट मणिपुर की सरकार ने तो एनजीटी के इस फैसले को चैलेंज भी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। और सरकारें जो हैं मणिपुर, मेघालय में, ऐसा एलिगेशन है कि वो नजरअंदाज कर रही हैं, दे आर अवॉइडिंग द रैम्पेंट प्रैक्टिस ऑफ रैट होल माइनिंग डिस्पाइट एनजीटी बैन। तो रैट होल माइनिंग अभी वहां पे चल ही रहा है डिस्पाइट एनजीटी बैन, बिकॉज मणिपुर एंड मेघालय गवर्नमेंट दे कंसिडर दैट इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड लाइवलीहुड जनरेशन। तो क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? लोकल लोगों के लिए दूसरे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाने चाहिए, स्टेट्स के लिए भी रिसोर्स जनरेशन के दूसरे मौके क्रिएट किए जाने चाहिए बिफोर कंप्लीटली पुटिंग बैन ऑन रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए आया क्योंकि मेघालय हाईकोर्ट ने एक कमिटी बनाई थी, जस्टिस बीपी काते की कमिटी, टू स्टडी कि रैट होल माइनिंग के कारण जो इन्वायरमेंटल डैमेजेज हो रहे हैं उसको कैसे रिवर्स किया जा सकता है। इस कमिटी ने हाल फिलहाल में कहा कि काफ़ी सारे डैमेजेज हो गए हैं और इनको रिवर्स कर पाना काफ़ी कठिन है, क्योंकि एनजीटी के बैन के बावजूद भी इन स्टेट्स में रैट होल माइनिंग काफ़ी रैम्पेंट तरीके से चल रहा है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about PNG distribution in Assam, pipe natural gas distribution in Assam. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। देखिए, पीएनजी होता क्या है? बेसिकली इस तरीके का पाइप नेचुरल गैस हमारे घरों में सप्लाई होगा। गुवाहाटी में तो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन होगा, बाकी बहुत सारे शहरों में आ चुका है। तो पीएनजी पाइप नेचुरल गैस में बेसिकली होता है मीथेन, जो एक फ्यूल का काम करता है। एलपीजी में भी तो मेनली वही होता है, जो सिलेंडर हम लोग घर ले आते हैं। और मीथेन के अलावा बाकी थोड़े बहुत हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑल, बट मेनली पीएनजी में होता है मीथेन। पीएनजी का फायदा क्या है? इन्वायरमेंटल बेनिफिट है, लुक इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल। अभी घरों में कोयले के
ऊपर खाना बनाने से तो जरूर ये अच्छा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। उसके अलावा नो स्पिलेज या पिल्फरेज। तो अब एलपीजी और पीएनजी में अगर कंपेयर किया जाए तो एलपीजी सिलेंडर में क्या होता है कि लीकेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप जब भी मान लीजिए कि आप सिलेंडर लगाते हैं तो उस टाइम में थोड़ा गैस लीक होता है नॉल, तो वो पिल्फरेज होता है। बट पीएनजी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप ऑन करें तो गैस आएगा, ऑफ कर दें, इस नॉब को बंद कर दें तो गैस सप्लाई बंद हो जाएगा। तो नो पिल्फरेज, नो स्पिलेज। एडल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। पेट्रोल डीजल में जैसे एडल्ट्रेशन हो सकता है किसी भी लिक्विड फ्यूल में, पीएनजी में या एलपीजी में एडल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। उसके अलावा सेफ भी है। सिंस पीएनजी इज लाइटर देन एयर, एयर की तुलना में ये हल्का है, लाइटर है, इसीलिए अगर मान लीजिए लीक भी हो गया तो ये राइज कर जाएगा। दैट इज वाई इट इज सेफर। एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। देखिए एलपीजी सिलेंडर रहते रहते घर में खत्म हो जाता है, राइट, लेकिन पीएनजी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप पोस्ट पेड बिलिंग भी कर सकते हैं, बाद में बिल पे कर दीजिए। तो पीएनजी के काफी सारे फायदे हैं। इन्वायरमेंटल बेनिफिट है, पीएनजी के फायदे ओवर एलपीजी सिलेंडर्स, पीएनजी के फायदे ओवर कोल, पीएनजी के फायदे ओवर पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, फायदे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, स्पीलेज प्रिफरेजेस नहीं होता, अडल्ट्रेशन नहीं हो सकता, सेफ है, अनइंटरप्टेड सप्लाई है। अब पीएनजी हमारे घरों तक पहुंचे, गुवाहाटी और पूरे असम में घरों तक पहुंचे, उसके लिए क्या क्या अभी तक डेवलपमेंट्स हुए हैं। देखिए, ओवरऑल एक प्रोजेक्ट लेकर के आई भारत सरकार जिसका नाम है वन नेशन वन गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। हमारे देश के अंदर जो गैस प्रोडक्शन एंड गैस सप्लाई है वो मेनली 5 रीजन्स में हुआ करता था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। और इन एरियाज में गैस प्रोडक्शन होता था और फिर गैस सप्लाई होता था थ्रू पाइप कनेक्शन। फिर सरकार लेकर के आई कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन गैस ग्रिड प्रोजेक्ट, जिसमें फैसला किया गया कि सारे जो 5 जोन्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा, ताकि एक एंड से दूसरे एंड पे भी गैस सप्लाई किया जा सके, पूरे देश भर में गैस की अवेलेबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पे गैस सरप्लस में है, यहाँ डेफिसिट में हो जाए। तो इसके लिए पांचों जोन को आपस में कनेक्ट किया गया अंडर द प्रोजेक्ट वन नेशन वन गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। अब इसी वन नेशन वन गैस ग्रिड प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये ईस्ट इंडिया में ये जो गैस ग्रिड प्रोजेक्ट है इसको कनेक्ट किया गया नॉर्थ इंडिया के गैस ग्रिड्स के साथ। और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा। इस प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा में जगदीशपुर एक गैस डिपो है उत्तर प्रदेश में, उसको कनेक्ट किया गया हल्दिया से इन वेस्ट बंगाल। बीच में यहाँ बोकारो से गैस पाइपलाइन निकाल करके ला करके कनेक्ट किया गया इन धामरा, उड़ीसा। तो ये वाला जो पूरा ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ इंडिया के गैस ग्रिड्स को कनेक्ट किया गया अंडर ए प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है भारत सरकार की एजेंसी गेल। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, उसी को यहाँ अलग से दिखाया है मैंने। अब प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा में एक गैस डिपो है यहाँ पे बरौनी, बिहार में। बरौनी को कनेक्ट किया जा रहा है गुवाहाटी के साथ थ्रू ए पाइपलाइन, बरौनी टू गुवाहाटी पाइपलाइन। और ये फिर गुवाहाटी से ये जो पाइपलाइन है इसको नॉर्थ ईस्ट के बाकी सारे स्टेट्स में सप्लाई किया जाएगा, 8 स्टेट में। और फिर वहां से घर घर में पाइप्ड नेचुरल गैस पहुंचाया जाएगा। ये है प्लान अंडर ओवरऑल वन नेशन वन गैस ग्रिड प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी पाइप्ड नेचुरल गैस पहुंचेगा। तो गुवाहाटी से, ये जो बरौनी से गुवाहाटी तक ये पाइपलाइन है, ये नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेगा विद प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। ये वाला है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा रीजन, और उसमें बरौनी को कनेक्ट किया जाएगा गुवाहाटी से यहाँ पे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट को वापस से ले आया गया गुवाहाटी विथ हेल्प ऑफ दिस बरौनी गुवाहाटी कनेक्शन। और फिर गुवाहाटी के आगे फिर 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाइप नेचुरल गैस बिछाए जाएंगे, कनेक्ट किए जाएंगे। इन प्रोजेक्ट को कहा गया है नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। सो ये जो पाइपलाइंस हैं जो गुवाहाटी के आगे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करें, दिस इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट, whose aim is to connect all the important regions of northeast, especially the capital city, विथ गुवाहाटी। और गुवाहाटी को कनेक्ट किया गया है बरौनी से, और बरौनी जो है पार्ट है ऑफ प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। ये जो नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट कर रहा है पाइपलाइन से, इट इज पार्ट ऑफ ओवरऑल हाइड्रोकार्बन विजन 2030 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन।
तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इस पाइपलाइन की, बरौनी से लेकर के गुवाहाटी वाला पाइपलाइन। ये लगभग बन करके तैयार हो गया है, 300 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क बिछ गया है। गेल ने लगभग इसको कमीशन कर दिया है, बस 2.5 किलोमीटर का पाइपलाइन बाकी है, पानी खेती से नून माटी वाला एरिया। थोड़ा डिले हो रहा है, अभी कॉन्ट्रैक्टर इश्यूज कुछ हो गए थे, इस कारण से डिले हो रहा है। बहुत जल्दी ये पाइपलाइन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ये पाइपलाइन कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ महीनों में आप गुवाहाटी के अंदर आप ये इस तरीके का पीएनजी देख सकते हैं। अब जरा देखते हैं कि गुवाहाटी के अंदर या पूरे आसाम के अंदर कौन कौन गैस सप्लाई करेगा। तो देखिए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड पीएनजीआरबी ने क्या किया है, पूरे आसाम को अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर दिया है और अलग अलग एरियाज में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलप किया है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग कंपनियों को दी गई है। तो बेसिकली पीएनजीआरबी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, हैज डिवाइडेड इंटायर असम इनटू सेवरल ज्योग्राफिकल एरियाज। रटने की बात नहीं है, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे बराक वैली एरिया में, कामरूप मेट्रो में और कामरूप रूरल में पूर्व भारतीय गैस प्राइवेट लिमिटेड को काम दिया गया है। ये एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है ऑफ असम गैस कंपनी, ऑयल एंड गेल की। अपर असम में असम गैस कंपनी को काम दिया गया है। तो ये अपर असम वाला ज्योग्राफिकल एरिया में असम गैस कंपनी जो है वो गैस पर सप्लाई करेगी। बाकी 16 आसाम डिस्ट्रिक्ट्स में अदानी टोटल गैस लिमिटेड को काम दिया गया है। ये जो पीएनजीआरबी है, इट इज रेगुलेटर। रेगुलेटर के बारे में मैं इकोनॉमिक्स क्लास में बताया था मैंने। अ सेट ऑफ प्रोफेशनल, इट्स अ प्रोफेशनल बॉडी विच मेक पॉलिसी फॉर अ पर्टिकुलर सेक्टर। तो पेट्रोलियम सेक्टर की रेगुलेटर है पीएनजीआरबी, और इसी ने आसाम के पूरे एरियाज को अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में डिवाइड करके अलग अलग एरियाज में अलग अलग कंपनियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है पीएनजी सप्लाई करने की। पीएनजीआरबी हैज बीन क्रिएटेड अंडर पीएनजीआरबी एक्ट ऑफ 2006। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। स्मार्ट सिटी मिशन से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संविधान जितना रिजिड हो, फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करने में उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बदल सकती है बार बार और स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर में इंक्रोच कर सकती है। केसरल सिंड्रोम इज विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट स्पेस डेब्री। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।